विद्या शक्तिपीठ कोचिंग मोकमा के व्यवस्थापक मैं सुमन सर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज जो है क्लास नंबर 3 है वास्तविक संख्याएं का आज, और अंतिम आपका ये क्लास होगा वास्तविक संख्या का। बाकी जो अगला क्लास चलेगा वो बहुपद से यानी पोलिनोमियल से चलेगा। पोलिनोमियल का आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। आज ये अंतिम क्लास है ये इस ऑब्जेक्टिव का, ये रियल नंबर के वास्तविक संख्याएं के। तो आज 10 ठो क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको होमवर्क भी मिलेगा आज करने के लिए। 2-4 ठो क्वेश्चन आज आपको इसी में से करवाएंगे और सेम टाइप का आपको 1 से 2 ठो क्वेश्चन आपको देंगे करने के लिए, वो करके आइएगा। और अगर नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो हम फिर उसको दूसरे क्लास में फिर से आपको हम बता देंगे। चलिए, मेरा जो लाइव होता है वो यूट्यूब पे भी होता है, मैथ्स किंग बाय सुमन कुमार से दीजिएगा तो आपको आ जाएगा, वहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से भी क्लास कर सकते हैं आप। फेसबुक सुमन कुमार नाम से है, फेसबुक चल रहा है। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आप 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो सबसे पहले 96 को क्या कीजिए, अभाज्य के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। तो आप लोग कैसे करते हैं? तो आप लोग करते हैं 96 को 2 से लगाएंगे, 48 दूना 96, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 24 दूना 48, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 और 2 से 6, उसके बाद 2 3। अब देखिए इसी को 96 बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो 5, तो 96 बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ, इसी को लिख सकते हैं क्या, 2 5 ठो है इसीलिए 2 पे पावर क्या लिखेंगे 5, गुना में 3 एक ही ठो है इसीलिए 3 पे पावर 1। तो आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5। ढूंढिए आप आंसर कहाँ थे। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ये तो नहीं मिल रहा, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1 है। आपका आंसर मिल गया। लेकिन ये जो किए ये तो पहले बचपन में अपना लोग करते थे ना, हम लोग या आप ही लोग बचपन में क्या करते थे। इतना टाइम लगाइएगा तो फिर थोड़ा सा आपको जो है ना दूसरा ऑब्जेक्टिव बनाने में टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव छूट भी सकता है। तो प्रयास कीजिए कम टाइम में बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हमसे जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको आशा होगा कि कम टाइम में सर जी बताएंगे किस तरह से सॉल्यूशन करें। तो हम कहेंगे इसको आप पहले आसान होगा कब, जब आप इसको 2 टुकड़ा में तोड़िए। तो 2 टुकड़ा में आप पहाड़ा जानते हैं, 12 × 96 होता है, तो 12 × 96 यानी 12 गुना 8 करते हैं तो क्या हो जाता है 12 × 96, या कह सकते हैं 16 × 96, तो या 32 × 96। तो 2 टुकड़ा में अगर तोड़ते हैं ना तो इसको करने में आसानी होता है। तो आप कहिएगा इसको कैसे तोड़ेंगे, 12 × 96 देखिए आप ही के सामने में हम तोड़ रहे हैं। तो यहाँ 12 में होता है 3 गुना 4, तो 4 में 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 8 का मतलब होता है 8 2 पे पावर 3। अब देखिए यहाँ से घातांक करने का नियम है कि अगर 2 संख्याएं का यानी बेस समान है तो पावर आपस में जुट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 2 5, और 3 तो अलग है, 3 का बेस अलग है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। देखिए उसकी अपेक्षा आपका ये वाला आंसर थोड़ा सा जल्दी आया। तो जो आपको आसान लगे उससे करना है। दूसरी बात प्रयास करना है कि जल्दी करने का। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे, वरना छूट जाएगा तो फिर तकलीफ हो जाएगा, या छूट जाएगा तो फिर आप तो मान लीजिए कि आप छूट गया तो वो उसका तो कोई नंबर मिलने वाला है नहीं। तो दूसरी बात उसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1। अब इसी में कहेगा कि बताइए 2 का अधिकतम पावर कितना है। ये तो गुणनखंड पूछ रहा तो आपने आंसर दे दिया। अब इसी क्वेश्चन में कहेगा कि बताइए 2 का अधिकतम पावर क्या है। तो 2 का अधिकतम पावर यहाँ पे 5 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। या कहेगा कि 2 का अधिकतम घात क्या है। देखिए इससे रिलेटेड कई सारा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक साल, ऐसा कोई साल ना गया हो, ऐसा साल कोई नगा नहीं है जो इससे पूछा नहीं है। तो आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कम से कम निश्चित रूप से रहेगा। अब ये देखिए इसी को तोड़े हैं, 96 को तोड़े हैं, तो 96 बराबर 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1 करते हैं। तो 2 के कहेगा अधिकतम घात कितना है, ये नहीं कह रहे 2 के बारे में,
2 पे कह रहा अधिकतम, 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 2 के अधिकतम घात आंसर में रहेगा 5, जिस ऑप्शन में रहेगा तो मार दीजिएगा। अगर 2 नहीं पूछ करके केवल पूछेगा कि 3 का अधिकतम घात क्या होगा, तो 3 का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। तो देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसमें गुणनखंड पूछा है इसीलिए हमने गुणनखंड निकाला है। आपको घात पूछेगा, 2 का घात पूछेगा तो 2 का जितना पावर रहेगा वो बता दीजिएगा। अगर कहेगा 3 का घात बताइए तो 3 पे जितना पावर रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और लगभग आपको जो है आज 10 ठो करवाए हैं, कल 7, इससे पहले वाला क्लास में 6 ठो करवाए थे, तो 10, 7, 17, 6, 23 ठो, 23 गो में लगभग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको खत्म हो जाता अगर आप कॉन्सेप्ट से किए हैं तब। अगर हमसे पढ़े हुए हैं तो, अगर कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमसे पढ़े हुए हैं, अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो हमको मुझे आशा है कि आप पूरे ऑब्जेक्टिव संख्या, वास्तविक संख्याएं से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको तुरंत टिक लगा पाइएगा, अगर यहाँ से पहले से जुड़े हुए हैं तब। अगर पहले से नहीं जुड़े हुए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है आपके जहाँ पढ़े होंगे वहाँ आपको क्या बताए होंगे, नहीं बताएंगे तो वो तो मालूम हमको है नहीं। चलिए इससे रिलेटेड, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम क्या होगा। पर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। मान लेते हैं ए का मान 2 मान लेते हैं, वो भी तो अभाज्य संख्या है, और बी का मान लेते हैं कि 3 है। कोई भी अपने मन से मान लीजिए, और कोई भी अपने मन से कोई भी 2 ठो अभाज्य संख्या उठा लीजिए, या 3 ले लीजिए, 5 लीजिए, 13 लीजिए, 17 लीजिए, या 5 लीजिए या 13 लीजिए, कोई भी 2 ठो अभाज्य संख्या लिखिए। तो जब आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो उसका हमेशा आंसर होता है 1। याद रखिएगा, अगर पूछे कि 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा तो ये बात याद रखिएगा, उसका आंसर होगा, महत्तम समापवर्तक होगा 1। अगर लघुत्तम कहेगा तो दोनों संख्या को गुना कर देना तो वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर कहेगा कि 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो जैसे 2 और 5 है तो 5 दूना 10 आपका लघुत्तम समापवर्तक होगा। लेकिन आपको हमेशा के लिए महत्तम ही पूछा जाएगा, कहेगा 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब यहाँ से ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी दिया हुआ है तो इसका महत्तम क्या पूछा है, एलसीएम पूछा, एचसीएफ नहीं पूछा आपसे, सॉरी एचसीएफ नहीं पूछा, एलसीएम पूछा है। तो हम क्या बोले कि 2 गो जब अभाज्य संख्या रहेगा तो दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनता है, एक महत्तम भी पूछ सकता है, एक लघुत्तम भी पूछ सकता है। लघुत्तम पूछेगा तो हम अभी बोले कि कोई भी 2 गो अभाज्य संख्या लीजिएगा तो दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो 2a और b ये क्या है, अभाज्य संख्या, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो गुना के रूप में कौन सा है, तो यहाँ है ऑप्शन नंबर सी में। ए में तो ए है, बी में बी है, तो ये सिंगल तो हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी में, ये ए में बी भाग नहीं दिया जा सकता है, आपको गुना करना पड़ेगा अभाज्य संख्याओं के। 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम बराबर दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। अगर आप महत्तम निकाल रहे हैं तब उसका आंसर हमेशा के लिए क्या होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पढ़िए इसको क्या कह रहा है, कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय हो सकती है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर होगा, क्या होगा, अनंत होगा। 2 ठो परिमेय संख्या लीजिए, उसके बीच में का परिमेय संख्या निकालिएगा तो कई सारा परिमेय संख्या लगेगा। जैसे हम कहेंगे कि 2 और 3 के बीच का कोई परिमेय संख्या निकालिए, या 2 या 4 के बीच, 2 भी परिमेय संख्या और 4 भी परिमेय संख्या है। अगर पूर्णांक में मानेगा तब तो ये 3 हो गया, लेकिन अगर आप पूर्णांक में नहीं, अगर आपको कहे कि 2 और 3 के बीच के परिमेय संख्या को बताइए तो आप कहिएगा कि सर जी 2 और 3 के बीच में गैप है कहाँ जो हम बताएंगे। अरे बकलोल, ये
पूर्णांक में नहीं निकलेगा, भिन्न में तो निकलेगा। तो 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 और 3 के बीच बोला है तो इसका मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो जैसे निकालिए, अगर हम बोले 2 ठो निकालना है तो इसमें भागा कीजिए, दोनों में क्या करना, ऊपर भी इसके अंश में, इसको नीचे में 1 से भागा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बोला है 2 को निकालना है तो इसमें 3 से हर में गुना की, अंश में भी गुना कीजिए और 3 में हर में भी गुना कीजिए। यहाँ भी सेम चीज से गुना कीजिए, 3 से वो अंश में भी और 3 से हर में भी गुना कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6/3 हो जाएगा और यहाँ 3 तिया 9 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो दोनों के हर क्या है, समान है। तो आप इस 6 और 9 के बीच वाला संख्या लिख सकते हैं। तो 3 को आपको लिखना था ना, तो इसको 7/3 8/2 सॉरी 2 ठो लिखना था, तो 8/3। तो ये जब भी आएगा तो 6/3 और 9/3 के बीच में ही ये दोनों संख्याएं हैं, 7/3 और 8/3। आप जितना निकालना चाहें उतना निकल सकता है, मैं इस पे जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो हमने आपको बताया बेसिक से भी पूछा जाता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसीलिए आपको एगो करके हमने दिखा दिया कि 2 गो संख्या है, 2 संख्याओं के बीच में 2 निकालना है तो 1 बढ़ा करके अंश में भी गुना कीजिए और हर में भी गुना कीजिए, दोनों संख्याएं में। अब हर तो समान ही रहेगा, जब हर समान रहेगा तो अंश में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें दोनों में गैप हो जाएगा, तो उस गैप वाला को आपस में लिख दीजिएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस पे ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, आगे अगला ऑब्जेक्टिव देखिए। अगला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, अगला ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कि सह आभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होगा। तो याद रखिएगा, वैसे 2 संख्याओं का उसका परिभाषा ही होता है कि अगर किसी 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है तो वह दोनों संख्याएं सह आभाज्य संख्या होता है, चाहे वो दोनों अभाज्य संख्या ही क्यों ना हो, चाहे एक भाज्य हो या एक अभाज्य हो, कोई भी संख्या हो, अगर महत्तम निकालते हैं तो अगर उसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है तो वह संख्या सह आभाज्य संख्या कहलाता है। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये परिभाषा से ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा क्या 1। अभी हम क्या बोले, सहवाद संख्या का परिभाषा, जब दो संख्याओं का दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है तो वैसे दोनों संख्याएं सह आभाज्य संख्या कहलाता है। इससे रिलेटेड और आगे क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। देखिए इससे रिलेटेड आपको ऊपर में बताए थे, जब आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे थे तो उसी में आपको बता दिए थे। चलिए आया है तो हम फिर बता दे रहे हैं। कह रहा क्या, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होता है। 156 को पहले आप क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये कितना से लगेगा, तो सबसे पहले ट्राई कीजिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाने का। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से लगाएंगे 7 दूना 14, 1 8 दूना 16, फिर 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर 3 से लग जाएगा, ये हो जाएगा 13। अब इसका 156 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हो जाएगा। तो 156 बराबर 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1 गुना 13 पे पावर 1 हो जाएगा। आपको पूछा किसका, ये क्या आया है नहीं आया उससे आपको कोई तकलीफ नहीं करना है या कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आया है उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, जिसके बारे में पूछा गया है उससे रिलेटेड आंसर देंगे। तो कह रहा है 2 का घातांक क्या है, 2 का घातांक पूछा है, 3 का नहीं पूछा है, 13 का नहीं पूछा है, 2 का घातांक पूछा है। तो 2 का घातांक कितना है, 2 ही है। 2 पे पावर देखिए 2 है ना, 2 के पावर क्या है, 2 है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आंसर इसका नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिए हैं, अच्छा कोई बात नहीं, ऑप्शन छूट गया है गलती से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही, इसका ऑप्शन गलती से छूट गया है, कोई बात नहीं है, देख लीजिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह आभाज्य संख्या, अभी तुरंत बोले कि जब 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है तो वैसे दोनों संख्याएं सह आभाज्य संख्या होता है। तो इसका महत्तम निकालिए, 14 और 35 का जब महत्तम निकालिएगा ना मेरे प्यारे बच्चे,
तो यहाँ 14 7 से भी कट रहा है और 35 भी 7 से कट रहा है, तो इसका तो महत्तम हो गया, एक तो हुआ नहीं, इसका महत्तम कितना हो गया, इसका महत्तम हो गया पूरे 7 हो गया। क्यों? क्योंकि 7 से भी 14 कट रहा है, 7 से 14 भी कट रहा है और 7 से 35 भी कट रहा है, तो ये तो आपका आंसर हुआ नहीं, आपको महत्तम एक निकालना है। अब यहाँ देखिए 18 है और 25 है, जब 18 और 25 को 25 का महत्तम निकालिएगा तो 18 एक और एक से, यानी 18 भी एक ही से कटेगा, 25 भी एक ही से कटेगा, उसके अलावा अन्य ऐसा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है जिससे कि ये दोनों 18 और 25 कट जाए। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सहआभाज्य संख्या क्या है, 18 और 25 है। अब कहिएगा कि ऑप्शन नंबर सर जी सी को चेक कीजिए, तो चेक कर लीजिए। 13 देखो, 13 से 13 भी कट रहा है और 13 से 52 भी कट रहा है, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, सहआभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। दूसरा 21 और 84 दिया हुआ है। 21 देखिए, 21 में 21 और 21 चौके 84 होता, तो फिर तो ये दोनों का महत्तम क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक 21 हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक 13 हो जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 18 और 25 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सॉरी 7 कह रहा है, देखिए बड़ी ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। बोर्ड एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ, अगर आप नहीं बना के जाते हैं तो शायद आपको दिक्कत यानी परेशानी हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको यहाँ हम कठिन से कठिन सवाल को करवाते हैं, जो भी लगता है कि बच्चे को समस्या होगा, दिक्कत होगा, वही क्वेश्चन आपको यहाँ करवाते हैं। तो अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो शायद आपको बोर्ड के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि 156 बराबर में है 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर z हो, तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा, बताइए। आप बताइए इसका मान क्या होगा। 156 के बराबर क्या है, 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर z है, तो हो तो x प्लस y प्लस z का मान कह रहा ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे क्या करना है, तो सबसे पहले आपको 156 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अभी तुरंत हमने निकाला था 156 का अभाज्य गुणनखंड, क्या आया था, 2 से लगाए थे 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाए थे 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर 3 से लगा 13 तिया 39। तो यहाँ देखिए क्या लिखा, 156 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1 गुना 13 पे पावर 1। अब 156 के बराबर ये गुणनखंड आता है, लेकिन 156 के बराबर में क्या गुणनखंड लिखा है, 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर z लिखा। इसका मतलब है 156 के बराबर में यहाँ जो लिखा हुआ है उसके बराबर में तो हम लिख सकते हैं, 156 के बराबर ये भी बराबर है और 156 के बराबर ये भी बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों के बराबर में आपस में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 13 पे पावर z। अब यहां से देखिए आपको चाहिए क्या, x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड का मान चाहिए। तो यहां से देखिए 2 यहां से मिल रहा है, 3 यहां के गुणनखंड में मिल रहा है, 13 यहां मिल रहा है, तो इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा 2 और y का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस में z का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 4, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा, आंसर होगा 4। तो याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा और जिसके अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं उसके बराबर में दिया हुआ रहेगा समीकरण के टाइप में, तो उसको बराबर में लिख लीजिएगा, वहां से x और y z का मान निकाल करके आपस में जो योगफल कहेगा तो जो। अब इसी में कहता मान लिया जाए कि इसका तो आंसर चलिए ठीक है 4 है, अगर इसी में कहता माइनस में यहाँ z होगा तब इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहते 2 प्लस 1 माइनस में 1 होता है, चूंकि यहाँ z के पावर 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 3, यहाँ माइनस से माइनस 1 माइनस में 1 प्लस में खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाता है 2। चलिए एगो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चूंकि हम आपको एक सवाल लिख रहे हैं। सवाल क्या है, सवाल है आपका, चलिए हम लिख रहे हैं आपको एक सवाल। सवाल है 140 बराबर है, क्या है
140 बराबर 2 पे पावर x 5 पे पावर 2 5 7, 2 पे पावर x 5 पे पावर y और गुना में 7 पे पावर z है। तो इसका क्या निकालना है, x प्लस वाई माइनस जेड का मान बताइए। x प्लस वाई माइनस में z का मान बताइए, ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। ठीक, ये 140 देखिए सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। 156 बराबर इतना आपको हम बता चुके हैं। आप 140 बराबर 2 पे पावर x गुना 5 पे पावर y गुना 7 पे पावर z है। तो बताइए x प्लस वाई माइनस में z का मान क्या होगा, ये कमेंट में करके हमको बताइएगा। अगर नहीं बनता तो फिर दूसरे क्लास में हम आपको इसको बता देंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि p बटे 2 पे पावर n गुना m पे 5 पे पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। किस रूप में लिख सकते हैं आप, इसको लिखिए। लिखने के लिए कह रहा है p बटे 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप में कह रहा है लिखने के लिए। तो सबसे पहली बात आप 0.105 को लिखिए। क्या लिखेंगे, तो सीधी सी बात है, इधर तो रेकरिंग है नहीं। अगर रेकरिंग नहीं है तो जितना दशमलव के बाद अंक है उतना ही नीचे में 0 लिखिए। यानी 3 अंक के बाद ना दशमलव है तो 3 ठो 0 1 पे, यानी 1000 से भागा किए तो दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब कट कितना से रहा, ये कट रहा है 5 से कट रहा है। 21 पंचे 105 और 5 से काटेंगे 5 दूना 10 यानी 200। तो 21 बटे 200। अब सीधी सी बात है, इसको जब अभाज्य गुणनखंड 200 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200 पे, यानी ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 4 2 1 4 2 पे पावर 3 आ जाएगा। चूंकि ऐसे तोड़िएगा ना, जैसे 200 के तोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना 10 2। ठीक, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर 2 पे पावर 3 गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2 पे पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब लघुत्तम एलसीएम ऑफ ए बी होगा। मतलब इसका लघुत्तम क्या होगा, तो ये बताइए आप हमको। तो क्या हो जाएगा, इसका जब लघुत्तम निकालिएगा तो देखिए दोनों में जो कॉमन है उसको एक ही बार लेना। तो 2 पे पावर 3 और यहाँ है 2 पे पावर 4, तो आप 3 ये वाला बड़का वाला लीजिए, तो 2 पे पावर 4 ले लीजिए। ठीक, यहाँ देखिए 5 एक ठो है 5 एक ठो है, तो एक बार 5 ले लीजिए इसमें से। उसके बाद यहाँ देखिए 3 है, यहाँ मिल नहीं रहा है तो 3 को लिखना पड़ेगा इसमें। उसके बाद यहाँ 7 है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 7 है, तो सबको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 और 5, ये 7 21 21 दूना 42, यानी आपको 2 पे पावर यानी 16 गुना 5 गुना 21 करना है। 16 पंचे 80 गुना 21 करना है, 80 गुना 21, तो ये हो जाएगा 8 8 9 16, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 1680। कोई दिक्कत समझने में, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ 10 में क्या कह रहा है कि 0.375 के पी वाई क्यू के रूप में क्यू का मान क्या होगा। ये क्यू का मान बताने के लिए कह रहा है, ऊपर लगा अंश से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको लिखना क्या है 0.375। अब दशमलव हटाएंगे तो 375 बटे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब 375 में देखिए 375 में आपको क्या चाहिए, केवल और केवल आपको चाहिए हर चाहिए, क्यू के रूप में चाहिए आपको। तो जो कटने वाला तो पहले काट लीजिए पहले कटने वाला जो है उसको पहले काट लीजिए। तो ये 25 से अवश्य कटेगा, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 3 15 बार में कट जाएगा। और यहाँ 25 से काटेंगे 25 चौके 100 4, उसके बाद कितना हो जाएगा 0, 40 बार में ये कट जाएगा। फिर 5 बार में ये 5 तिया 15 8 पंचे 40, 2 पे पावर 3 है कहीं पे देखिए तो 2 पे पावर 3 5 पे पावर 0 का मतलब होता है, इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3 बटे यहाँ 40, 8 पंचे 40 कट रहा था, यहाँ 8 हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं, हाँ 3 बटे 8 हो जाएगा आपका। तो अब तो 3 कटेगा नहीं, तो क्या करना 3 बटे 2 पे पावर 3 गुना नहीं कुछ है तो 5 पे पावर 0 अवश्य लिख सकते। किसी भी संख्या पे पावर में 0 लिखते हैं तो उसका मान होता है 1। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई घबराइएगा नहीं, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा आप कमेंट कीजिएगा हमको,
बता दीजिएगा, हम यहाँ से आपको लाइव फिर करके आपको बता दिया जाएगा आपको। ठीक, आज के लिए यहीं से क्लास बंद करते हैं। ठीक, बाय।